नमस्ते, सलाम और जूले जैसा हम लद्दाख में कहते हैं। तो लद्दाख की ऊंचाइयों का दिल्ली के मैदानों को जूले। सोचा दिल्ली में हूँ तो मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी और उर्दू की आजमाइश आप पे करूँ। अपने खतरे पे सुनिएगा और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत खुशी हुई आप लोग युवकों से मिलके और बहुत कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कि युवाओं में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है। गायत्री परिवार का और दिया का मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों से मिल पाया और अपनी थोड़ी सी कहानी छोटी सी आपके साथ बांट सकूं और हो सकता है उसमें से आपको कुछ ऐसी बातें मिलें जो आप के किसी काम आए। तो पूछते हैं बहुत लोग, जब ये सब जो भी हम कुछ अपने इलाके में, पहाड़ों में, लद्दाख में करते रहे हैं, तो कि आपने कैसे किया। आपने यूनिवर्सिटी, अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में काम किया और क्या किया, कामयाबियाँ, पुरस्कार बहुत सारे पाए, कैसे पाए, क्या आपका बचपन रहा, आपकी शिक्षा क्या रही। तो मैं ज़रा आप लोगों के साथ बांटूं कि कोई ऐसी मुझ में अलग नहीं जो आप में नहीं। मैं और तो और सदा सरकारी विद्यालयों में पढ़ा हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल में गया नहीं, बल्कि 9 साल की उम्र तक तो स्कूल ही नहीं थे मेरे गांव में। तो बिना स्कूल के एक गांव में सोचते हैं लोग कि बहुत मुश्किल होता होगा। मैं तो ये पीछे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद बिना स्कूल के ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। अगर बुरे स्कूल हों उससे तो अच्छे हैं ना हो स्कूल। हम तो इस तरह से भी सीखने का, अगर आपकी आंखें कान तैयार हों, तरसते हों ज्ञान लेने के लिए, तो विद्यालय हो या ना हो उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरी ये है कि आप में जिज्ञासा है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इस फ्रेमवर्क का, जो कुदरत ने, प्रकृति में हम में, आप कहें तो इंस्टॉल की है। और अगर हम उसको तोड़ दें खुद या हमारे स्कूल, और ज़्यादातर हमारे स्कूल ऐसा करते हैं, जिज्ञासा सारी तोड़ के बच्चों को मशीन बना देते हैं, फिर वो सीखना बंद कर देते हैं और मशीन बन जाते हैं एग्ज़ाम्स के आंसर लिखने वाले मशीन। तो जब तक जिज्ञासा रहे तो विद्यालय हो या ना हो, सीखने वाले सीखते हैं। और 9 साल तक बिना स्कूल के, मगर अपने माँ से, अपने पड़ोसियों से सीखता रहा और अपनी मातृभाषा में सीखता रहा, जो कि एक बहुत बड़ी मेरे साथ क्या कहेंगे खुशकिस्मती हुई। क्योंकि जब कोई अपने मातृभाषा की पकड़ पा लेता है तो और भाषाओं में दक्ष होने में उन्हें कोई समय नहीं लगता। तो जहाँ मैं अपनी भाषा में ही मैंने पढ़ाई की, आगे चलकर इंग्लिश या हिंदी या उर्दू या फ्रेंच या नेपाल, ऐसे 8-9 भाषाएं सीखने में मुझे कोई मुश्किलात नहीं हुई, क्योंकि अपनी भाषा में मैं पकड़ पा सका था। मगर उस वक्त मेरे साथ इतनी आसानी नहीं हुई। जब 9 साल तक तो मैं सीखता रहा और खेतों से, किसानों से, जानवरों से, नदियों से सीखता रहा। मगर जब 9 का हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने कहा ये तो रह जाएगा, इसे भी स्कूल डाल देनी चाहिए। तो किसी तरह खींच के मुझे किसी स्कूल में डाल दिया गया और मैं सोचता हूँ वहीं मेरी सिखाई खत्म हो गई।
क्योंकि उस स्कूल में मुझे हिंदी नहीं आती थी या उर्दू नहीं आती थी या अंग्रेज़ी, इसको मेरी बेवकूफ़ी या मूर्खता समझकर बहुत ही दुष्व्यवहार किया जाता था। मुझे ज़्यादातर पीछे के सीटों पे बिठाया जाता था। वो जब अच्छे वक्त हो तब ज़्यादातर मुझे कक्षा के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। तो मैं खुद परेशान होता था कि ये कैसा निज़ाम है, कैसी प्रणाली है जहाँ पास बैठने से ज़्यादा ये उम्मीद की जाती है कि मैं बाहर बैठ के सीख जाऊँगा अगर मैं कमज़ोर हूँ तो। तो इस तरह से मैं सोचता था, मगर छोड़िए, आज तो मैं हंस सकता हूँ ये कह के कि मैं भी एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। तो इस तरह से शुरू हुई, मगर जैसा मैंने कहा कुछ ऐसे आंतरिक शक्तियाँ अगर आप में हों तो आप प्रगति कर सकते हैं। तो जिज्ञासा जैसे हुई या पहल करने की भावना, इनिशिएटिव टेकिंग, वो हो तो आप बहुत जल्द आगे बढ़ जाते हैं। तो इस स्कूल में मैं कुछ साल रहा और मुझे लगा यहाँ मैं कुछ नहीं सीख पाऊँगा, तो मैं इसे सहने की जगह अपना फैसला खुद करने लगा। और मैं ये कहूँगा कि मैं जो कुछ कर पाया उसके पीछे एक शब्द है, तो अपना फैसला खुद करना। फैसले हैं, चॉइसेस जो खुद लें तो वो आगे आपके बहुत काम आती है। इसे मैं आगे भी आपसे बताऊंगा। तो ये फैसला लिया कि स्कूल में मुझे नहीं पढ़ना, मैं भाग गया वहाँ से अपने पेरेंट्स को बिना बताए और ऐसे एक स्कूल में चला गया जहाँ सब कुछ बहुत अलग था, अच्छा था। बड़ा स्कूल नहीं था, अमीर स्कूल नहीं था, बहुत ही गरीब स्कूल था, मगर वहाँ के शिक्षकों में बहुत समझ थी, प्यार थी, मोहब्बत थी बच्चों के लिए। और फिर मैं अंदर से तो बढ़ता रहा था, स्कूल चाहे हो या ना हो। तो इस स्कूल में मैं बहुत आगे बढ़ने लगा और जल्द ही कक्षाओं में औरों के बराबर पहुंचने लगा। फिर आगे सबके साथ और सबसे आगे भी कई चीज़ों में जाने लगा। इस तरह से बिना स्कूल के शुरू हुई मेरी बचपन। और फिर जब स्कूलों में गया तो मैं सरकारी स्कूलों में गया, एक के बाद एक, ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालयों में। और आज भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूँ अपने सरकारी संस्थाओं का और सरकार का और सरकारी स्कूलों का। और मुझे ये खुशी हुई कि आप लोगों में से बहुत लोग सरकार में काम करने के लिए इच्छुक हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं ये बताना चाहता था कि सरकार में काम करना बहुत ही बड़ा एक कर्तव्य या अवसर है देश को उठाने का। ऐसे बच्चों को, जैसा मैं था उन दिनों, अगर कोई उठा पाए तो ये सरकारी विद्यालय और उनके शिक्षक थे। तो इसलिए मैं बहुत 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 कृतज्ञता से जीवन भर सरकारी विद्यालयों के लिए काम करता रहा, ये ऋण चुकाने के लिए एक तरह से कहें तो। जो मुझे बचपन में मिला वो मैं दे पाऊँ वापस। मगर ऋण चुकाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप लोगों ने परीक्षाएं देकर अफसर के स्तर पर चुकाने का फैसला किया है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप कहीं भी किसी भी स्तर पर, बड़े अफसर नहीं तो छोटे ही कार्यकर्ता के रूप में, या फिर गैर सरकारी, सरकार से बाहर रह के भी आप इस देश के लिए काम कर सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह से आप काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जज्बा लोगों की सेवा करनी हो। तब आपने सही रास्ता चुना है जो आपने चुना है। सरकार में अगर आपने जाने की फैसला की है सिविल सर्विसेज में, तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला है। मगर फिर एक शर्त जो मैं कह रहा था, बशर्ते कि आप में जज्बा है लोगों की सेवा करने का, ना कि एक बहुत रौब-दाब पावर पोजीशन की, तब ये गलत फैसला है। क्योंकि ये जो पावर
पोजीशन जो दिखता है प्रशासकों में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये रहेंगे नहीं। आप पछताएंगे आगे जाके अगर आपने इसलिए फैसला किया है कि मेरी यहाँ रोब-दाब होगी, बहुत बड़ा बनूंगी। जिस तरह से लाल बत्तियां चली गई उसी तरह से आगे के सालों में ये रोब-दाब और ख़त्म होने वाला है, और होना भी चाहिए। प्रशासकों का जो रोब-दाब है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये उस शतक की हमें याद दिलाता है जब हम गुलाम थे। ये बत्तियां, ये रोब-दाब, ये सब उन प्रशासकों का था जो हम पे गुलामी में लोगों को चलाने के लिए प्रयोग करते थे। इसलिए तब के जो उनके व्यवहार थे, उसका जो डर है, उसका जो रोब-दाब है, आज हम आज़ाद होकर भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये दुख की बात है। तो इसलिए इसका तो कम होना ही देश के लिए अच्छा है। वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही सेवा से ज़्यादा रोब-दाब को देखकर लोग ये प्रशासकीय जो काम है उनका चयन करते हैं। तो ये दुखद बात है, क्योंकि ऐसा कुछ बदनसीब देशों में ही हुआ है जहां प्रशासक इतने पावरफुल हुए कि लोग उनसे डरने लगे, और फिर उस एक तरफ या तो डरने लगे या फिर मैं भी ऐसा बन के सबको डराऊं, ऐसा सोचने लगे। तो ये तो दुख की बात है, इसका तो कम होना ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं बहुत सारे देशों में गया, बहुत सारे देशों में, मगर किसी भी देश में युवाओं में ये चाहत नहीं देखी मैंने, चाहे जर्मनी गया या कोरिया गया या इंग्लैंड ही क्यों ना, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, कहीं भी ऐसे अनुपात में युवाओं में ये चाहत नहीं देखी कि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगी। जर्मनी में जाएं तो जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का किसी को पता भी नहीं है, ऐसा भी कोई रोल होता है। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मेरा जाना मेरा जीवन का लक्ष्य है, ऐसा कभी देखा ही नहीं। इंग्लैंड में भी नहीं देखा। आम किसी भी कार्यकर्ता की तरह प्रशासक भी होते हैं और जनता के बीच में होते हैं, न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। ऐसा ही सच्चे लोकतंत्र में होना चाहिए। सिर्फ हमारे ही देश में क्यों कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर हम आ गए, निकल गए तो मेरा जिंदगी बन गया, नहीं गए तो मैं तो खुदकशी कर लूंगा। ऐसा क्यों? ये एक वेस्टिजल रेमिनेंट है, बचा कुचा एक वो है उस काल का जब हम गुलाम थे और प्रशासक हमें चलाते थे, सताते थे। तो इसलिए अगर आप में वो जनता को उठाने का, सेवा करने की जज्बा है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ये बहुत अच्छा रास्ता, यही तो नहीं, बहुत अच्छा रास्ता। मगर आप रोब-दाब और पावर के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत बुरा फैसला है। लोकतंत्र 21वीं सदी से आगे जा रहा है और आप 19वीं सदी की ट्रेंड्स में फंसे हुए हैं, तो ये बहुत बुरा फैसला है। और वैसे भी जैसा मैं कह रहा था, अगर बहुत बड़े अफसर बन गए मगर किसी के काम ना आए तो फिर वही होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छांव नहीं, फल लगे अति दूर। मैं बड़े बड़े अफसरों में ऐसे अफसर देखता हूं जो खुशी लेते हैं औरों के आसानियों को मुश्किल करने के लिए। समझ रहे हैं आप? जिसे फीताशाही कहते हैं, मुश्किलों को आसान करने के लिए नहीं, आसानियों को कैसे मुश्किल करें और गिड़गिड़ाएं मेरे सामने। तो इससे तो देश आगे नहीं जाएगा। ऐसे जगह तो आप न फंसें तो आपकी जन्म शुद्ध होगी। और अगर आप जाएं भी तो मुश्किलों को आसान करने के लिए जाएं, वरना छोटे से कोई भी काम में आप हो, निष्ठा से करें तो वही सबसे बड़ी देश सेवा है। चाहे आप IAS ना हो, IFS ना हो, IPS ना हो, इनमें पावर है, डराने की क्षमता है, मगर सेवा करने की क्षमता तो एक
छोटे से कार्यकर्ता, यूं कहिए कि जो सफाई करते हैं, उनमें भी बहुत है। इसीलिए रहीम ने कहा है, मैं भाषाओं में बहुत रुचि रखता हूँ और भाषाओं के क्या कहें, कविताओं और शेरों और पोइट्री में, तो रहीम ने कहा है, अब एक तरफ तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, दूसरी तरफ कहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे है सुई का करे तलवारी। तो दूसरी तरफ आप चाहे सफाई कर्मचारी बन जाएं, इस देश का आप डॉक्टर से भी ज्यादा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी के काम से बीमारियां अवॉइड किए जा सकते हैं। जबकि डॉक्टर तो जब बीमार कोई हो जाए, 1 महीना गवा चुका हो, मरने के कागार पे पहुंचा हो, तब करते हैं, मगर सफाई कर्मचारी उसे अवॉइड कर सकते हैं, बीमार ही ना पड़े ऐसा काम कर सकते हैं। अगर निष्ठा से करें तो मैं तो यूं कहूँगा कि अगर मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता देखनी हो तो शायद एक सफाई कर्मचारी जल्दी मोक्ष प्राप्त करे किसी बड़े डॉक्टर या बड़े सुपरिंटेंडेंट से। तो जहां काम आवे है सुई, जो सफाई से सेहत या आपके जो हेल्थ की सेवा की जा सकती है, वो शायद डॉक्टर से भी ना हो। तो जहां काम आए है सुई का करे तलवारी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपका फैसला बहुत सही है अगर आप इस भावना से इस तरफ जा रहे हैं। आपका फैसला बहुत बहुत गलत है अगर आप रोबदाब के लिए जा रहे हैं। तो ट्रेंड्स ये हैं कि किसी भी अफसरों का रोबदाब नहीं रहेगा, गाड़ियों से लाल बत्तियां तो जा चुकी हैं, अब आगे हम शायद अमेरिका की तरह होंगे, जर्मनी की तरह होंगे, जापान की तरह होंगे, जहां प्रशासक कौन है तो शिक्षक कौन है तो इंजीनियर कौन है, ऐसा कभी कहीं पता नहीं चलता है। जापान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कभी कहीं किसी ने सुना भी नहीं होगा, जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कहीं चर्चा भी नहीं होती है। सिर्फ भारत पाकिस्तान जैसे गुलाम हुए देशों में शायद हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बहुत जो जिसे हम कहेंगे हवा। तो ये आप पे निर्भर करता है। मगर मैं ये कहूँ कि देश की सेवा, जनता की सेवा करनी हो तो ये एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है। मगर यही अकेला नहीं है, एक आप सरकार में रह के कर सकते हैं, आप गैर सरकारी भी कर सकते हैं, सरकार से बाहर हो के भी अलग अलग इनोवेशंस कर सकते हैं, बिजनेस में जाके कर सकते हैं। बिजनेस जो लोगों की समस्याओं को सुलझा दे वो सच्चा एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर जो सोसाइटी के समस्याएं सुलझाने को ही अपना बिजनेस बना दे और इम्पैक्ट रादर देन इनकम के बजाय इम्पैक्ट के लिए काम करें, फिर उसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं, आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, मगर आपकी अगर चॉइसेस सही हों तो मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे चॉइसेस के वजह से है, क्योंकि मैंने हर कदम पे वो फैसला किया जो मुझे करनी थी। मैंने किसी बड़े भाई या किसी दोस्त या किसी क्या कहें पड़ोसी के कारण फैसला नहीं किया। और अगर आपने भी अपना फैसला खुद किया है, या आप सिविल सर्विसेज में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि आपके पापा बैठवाना चाहते हैं आपको, या अंकल बिठाना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि वो जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो हमारे पर नज़र रख रहे हैं, तुम्हें ये बन के दिखाना है उनको, तो ऐसे फैसले ना हो। वो आपके अपने ज़िंदगी में क्या करना है वो दिखाने के हो, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। जब ऐसे कारणों से किसी और के सपने के लिए हम कुछ फैसला करते हैं तो हम फिर ज़िंदगी भर उसका सज़ा पाते रहते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में हमारी खुशी नहीं हो उसमें हम फंस जाते हैं, और एक फैसला आपको ज़िंदगी भर गलत काम में, गलत कुर्सी पे बिठाए रखता है और आप घुटन महसूस करते रहते हैं। यही एक सबसे बड़ी
दुर्गति है हमारे देश के साथ। आज हमारे युवा अपनी सपनों को नहीं चुनते हैं, वो कहीं पापा के, कहीं मम्मी के, कहीं नाना के, नानी के, पड़ोसी के, रिश्तेदारों के सपनों के पुतलियां बन जाते हैं उनको साकार करने के लिए, और इसमें वो खुद भी बहुत नाखुश रहते हैं। कोई आर्टिस्ट जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो उनको ज़बरदस्ती इंजीनियर बना दिया जाता है। हाँ, और फिर वो इंजीनियर कैसे बनेंगे आप समझ सकते हैं ना, जो जिनके अंदर कला हो और वो इंजीनियरिंग उनमें है ही नहीं, मगर क्योंकि पड़ोसी को दिखाना है इंजीनियर बना के बना दिया किसी तरह, तो वो दुनिया के बदतरीन, बेहतरीन नहीं, बदतरीन इंजीनियर या बदतरीन डॉक्टर बन जाएंगे। और जो दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर बनने वाले थे उनका जगह उन्होंने ले लिया, और वो बेचारे कहीं सैनिक या कहीं क्लर्क या कहीं शिक्षक बन गए, और दुनिया के बदतरीन शिक्षक या सैनिक बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? और ये सिलसिला चलता रहेगा नाखुशी का। अप्रसन्न अभियंता, अप्रसन्न शिक्षक, अप्रसन्न उपचारक, इन सब से हमारा देश भर जाएगा, क्योंकि हर एक की कुर्सी, हर एक का सीट किसी और ने भर लिया है। तो हमारे देश के लोग दुनिया के बेहतरीन नहीं होंगे, बदतरीन होंगे। अब अगर किसी माँ बाप ने, जब बच्चे ने कहा मुझे तो कारपेंटर बनना है, तो बनने दिया होता, इंजीनियर ज़बरदस्ती न बनाते या आईएएस ज़बरदस्ती न बनाते, नाखुश आईएएस ऑफिसर जो औरों को पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए ज़िंदगी बिताए, ऐसा न करके वो अगर कारपेंटर ही बन जाता, चाहे पड़ोसी जो भी कहें, मगर चांसेस ज़्यादा हैं कि वो दुनिया का बेहतरीन कारपेंटर बन के कारपेंट्री में जो ऊंचाइयां हैं उन तक पहुंच जाता। तो ये मुझे दुख है कि हम अपना सपना खुद नहीं चुनते हैं। अगर चुनते तो फिर हम जिंदगी भर खुश रहते। एक खुशहाल खुश कारपेंटर 100 गुना बेहतर है एक नाखुश इंजीनियर से, एक नाखुश अभियंता से, जो अपनी भी हानि कर रहे हैं, औरों का भी हानि करते रहेंगे, अपना गुबार दूसरों पे निकालते रहेंगे। जबकि अपना करते तो वो फिर कभी थकता नहीं। इसलिए बहुत लोग मुझे पूछते हैं आप छुट्टी नहीं लेते हो, आपका वीकेंड क्या होता है? मैं कहता हूँ मैं वीकेंड ही तो कर रहा हूँ पूरी जिंदगी, क्योंकि यही तो, मैं कुछ और करता तो उससे छुट्टी लेके यही करता, मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं क्यों थकूं? तो आप ऐसा कुछ चुनिए जिसमें कि आप 12 घंटा 15 घंटा काम करें भी तो और ताज़ा होके निकलें, थक के नहीं। ये थकने का, ये 9 से 5 का ये वीकेंड उनको ज़रूरत होती है जो गलत चीज़ों में पड़ गए हैं, अब उनको छुटकारा चाहिए, वो वीकेंड के लिए जीते हैं। मगर इसके लिए शर्त है, शर्त ये है कि शुरू में ही आप वो फैसला कीजिए, वो चॉइस कीजिए जो आपका, जिसे कहते हैं इकिगाई, आपके दिल की ख्वाहिश है वो हो, तो फिर जिंदगी भर एक उड़ान है खुशी की। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, सुनो सबकी, करो अपनी। तो जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा तो मेरे सब साथियों को पता था उन्हें क्या करना है। आधे इंजीनियर, आधे डॉक्टर, कुछ प्रशासक बनना चाहते थे, और मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्यों और क्या बनूं, क्या से ज़्यादा क्यों बनूं। फिर एक दिन मेरी दिलचस्पी हुई 11वीं के फिज़िक्स में ऑप्टिक्स पर, लेंसेज, मिरर्स पर, जो लाइट को इस तरह से एकत्रित करते हैं कि इसको फोकस पे, और फिर अगर मैं सोचने लगा लद्दाख में जहाँ ठंड होती है, ज़मीन के नीचे अगर हम सब्जियाँ उगाएं तो सूरज को तो हम लेंस से कन्वर्ज करके फिर एक कॉन्केव लेंस लगा के डाइवर्ज करके अंदर धूप ला के सब्जियाँ उगा सकते हैं। ऐसा सोचते सोचते मेरी उस ऑप्टिक्स के शोबे से प्यार हो गया और मैं ऑब्सेस होने लगा। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स, लेंसेज, लाइट।
और फिर मैं पूछने लगा, अरे इसके बारे में मैं कहाँ ज़्यादा सीख सकता हूँ। तो मेरे एक अंकल चाचा जो खुद सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने कहा ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। बस मेरा फैसला हो चुका कि अब तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा, और क्यों करूंगा वो वजह भी मेरे सामने थी। 1 साल बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और पहला साल बहुत अच्छा बीता, क्योंकि कोई आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ये फैसले नहीं करने होते हैं, सब मिल के पढ़ते हैं पहला साल। और जब साल ख़त्म हुआ तो किसी तरह मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, तो आप क्या ले रहे हैं? मैंने कहा मैकेनिकल। बोले क्यों? मैंने कहा वो लेंसेज, मिरर्स, मुझे वो बहुत पसंद है। बोले बचपना मत करो, डोंट बी चाइल्डिश, आपको लद्दाख में इसका कोई स्कोप नहीं मिलेगा, आप सिविल इंजीनियरिंग कीजिएगा। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं मैकेनिकल इसीलिए कर रहा हूँ कि ये लेंसेज और मिरर और मैं ऐसे ही बदल दूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो मैकेनिकल करूँगा। बोले सिविल, मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल। और उसके बाद ये ख़त्म हुई जब उन्होंने कहा ऐसा करोगे तुम अपने खर्चे पे करोगे, मुझसे कुछ उम्मीद ना करना। ऐसी ही खामोशी छा गई वहां। आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा था कि वो कितने बुरे हैं। मगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है हमारे माँ बाप बुरे अच्छे नहीं होते हैं, मगर वो होते हैं a great test of your determination. Nothing but a great test of your determination. Your parents are a great test of your determination. अगर आप क्लियर नहीं हो क्या करना चाहिए तो वो प्रिवेल होते हैं, शायद होना भी चाहिए। जो नहीं जानते उन्हें कहाँ जाना है, तो कोई भी हवा उन्हें इधर उधर ले जाए, जाहिर है। मगर जो डिटर्मिन्ड हो वो आगे जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए अनबन भी हो जाए, मगर क्योंकि वो इतने पक्के इरादे से हैं तो वो कामयाब भी होते हैं, और उनकी तो खुशी इनकी खुशी में होती है, तो आखिर में वो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए दे आर ए गुड टेस्ट ऑफ योर डिटर्मिनेशन। तो शायद उन्होंने उम्मीद ये की थी कि ऐसे ही ख्यालों में बोल रहा है बच्चा, तो इसको ठिकाने लगाता हूँ, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा तो वो गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांग लेगा, करेगा सिविल। मगर उल्टा हुआ, मेरे अंदर से कोई आवाज़ थी जिसने कहा अब उठ। तो उठ के बोला शुक्रिया, मैं खुद करूँगा। और चला गया उस कमरे से बाहर। ये तो आसान था, मुश्किल था सीढ़ियों पे बैठ के सोचना कि अब क्या करूँगा। 3 साल की इंजीनियरिंग सस्ती नहीं होती है, खुद करना है, क्या करूँगा। मगर फैसला अपना था तो इरादा पक्का भी था। तो सोचा अब मैं ईंट पत्थर तो जो नहीं सकता, उतना ताकतवर नहीं हूँ, मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को मैथ, साइंस, और जो मुझे आती है मैं उनका मदद भी कर पाऊँगा। तो मैंने अपने कॉलेज से विदाई ली। जब छुट्टियाँ हुई तो उसमें मैं लद्दाख जाकर एक कोचिंग कैंप शुरू कर दी मैंने, कोचिंग कैंप। वो भी पता नहीं अंदर कैसी, जब आप किसी कहते हैं ना शिद्दत से कोई कुछ आप चाहें तो पूरी कायनात आपको मदद करती है। तो मैं लद्दाख पहुंचा, जेब में पैसे नहीं थे, यकीन मानिए, अगला खाना खाने के लिए। मगर गया एक बड़े होटल के पास, बोला आप मुझे ये होटल 3 महीने के लिए लीज कर सकते हैं। और होटल वाला देखता है, फिर सोचता है, फिर देखता है कि ये तो सर्दियां हैं, तो सीज़न लो है, तो क्या हर्ज है, दे दो। उसने यस कह दिया। उसे ये नहीं पता था कि मेरे पास 2 रुपये नहीं थे। उसी तरह गया, एक स्टेनोग्राफर हायर किया, कुछ प्रेस साइक्लो स्टाइल के मंगाए, सारे शहर में इश्तेहार लगाए, सो एंड सो कोचिंग, इनोवेटिव कोचिंग कोर्स, और फिर बहुत नए तरीके। अब फैसला अपना था तो करना था। हर तिनके का सहारा लिया, हर
क्या कहते हैं, लिमिट तक गया। और फिर ऐसे नए नए तरीके से सिखाने लगा बच्चों को कि 3-4 हफ्ते में तो बच्चों के बाढ़ आने लगी, जबकि इतना सस्ता किया था कि 5 गुना सस्ता औरों से, और बाढ़ आने लगी। तो 2 महीने में मेरे पास उस साल के इंजीनियरिंग की ही नहीं, 3 साल के इंजीनियरिंग का खर्चा आ गया था। आज के हिसाब से देखें तो कोई 5 लाख 2 महीनों में 19 साल का एक लड़का, तो बुरा नहीं था। इसका मेरे जिंदगी पे बहुत बड़ा असर हुआ। पहला तो ये हुआ कि इतना पैसा दिखा कि जी भर गया। तो मैं तो कहता हूं कि इस देश से पहले मैं बहुत पहले डिमोनेटाइज हो गया। ये जो पैसे का क्रेज होता है ना, वो खत्म हो गया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अब मैं आजाद हो गया, मुक्त हो गया, एक तरह से मोक्ष मिल गई इनसे कि अब लगने लगा कि पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं। कभी भी आके 3 महीने लगाओ और 3 साल का कमा लो। कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए जो सबके काम आए। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट आई नीड बट व्हाट नीड्स मी। ये एहसास मुझे हुआ। और वो भी मेरे सामने था। ये जो बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा था, बेचारे 100%, 95%, 5% पास हो रहे थे, बाकी फेल हो रहे थे। सबने इनको नकारा था, ठुकराया था। कोई इनको कहते ये तो रिटार्डेड है मेंटली, कोई कहते हवा में ऑक्सीजन ही नहीं है, ये क्या करेंगे मैथ्स, क्योंकि ऊंचाइयों पे है ना। तो ऐसे विद्वान भी थे जो शिक्षक और कुछ ना दे पाए तो उनका हौसला इतना तोड़ देते कि वो क्या करें, अब ऑक्सीजन कैसे बनाएं, तो बेहतर है छोड़ दें। तो इसलिए फेल। मैंने ये देखा कि उनमें इतना हुनर है, हौसला है, जिज्ञासा है, कुछ भी कमी नहीं है। प्रणाली, निज़ाम उनके खिलाफ है, तो उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और फिर मैंने सोचा लाइफ इज़ अबाउट नॉट जस्ट व्हाट आई नीड बट व्हाट नीड्स मी। तो मैंने अपने लेंस और मिरर को भी ठंडे बस्ते में रख दिया, बैक बर्नर पर। और फिर शिक्षा में मैं बहुत मशगूल हुआ। मैंने सोचा ये मेरे काम आएगी आगे जाके, मगर अभी मेरे सामने ये जो क्राय है, ये जो चीख है बच्चों की, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं शिक्षा पे काम करने लगा और धीरे धीरे लाइक माइंडेड लोगों के साथ, सरकार के साथ काम करते हुए सरकारी स्कूलों में सब चीज़ बदलने लगा। टेक्स्ट बुक्स बदल दी जो कि लद्दाख के संदर्भ में कोई माने नहीं रखते थे, जिसमें F फॉर फैन लिखा हो। -30 का सर्दियां हैं और बच्चे F फॉर फैन रट रहे हो तो कितना काम आए, आप समझ सकते हैं ना, F फॉर फैन से। तो ये किताबें बदल दी, शिक्षकों के प्रशिक्षण देने लग गए, लोगों को संगठित करने लग गए। इस तरह करते करते रिजल्ट्स 5 से 15 से 26 से 55 से 75 तक जाने लगा। और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत साबित हुआ इससे कि ये हालत ऑक्सीजन के कमी के कारण नहीं थी। तो ये थे जो बच्चे आप देख रहे थे। उसके बाद जब 75 पे मंडराने लगा तो हमने कहा कि क्यों ना जो 25% अब भी फेल होते हैं उनके साथ काम करें। वो भी फेल नहीं है, वो भी बहुत होनहार हैं, बस उन्हें उस तरह सिखाइए जिस तरह वो सीखना चाहते हैं, अगर वो नहीं सीखते जिस तरह आप सिखा रहे हैं। इफ वी डोंट लर्न द वे यू टीच, टीच अस द वे वी लर्न। ये हमने सोचा, बच्चे कह रहे हैं, तो इसलिए एक ऐसा स्कूल बनाया जहां पर बच्चे करके सीखें हर चीज़। स्कूल का निर्माण, स्कूल की जो परिकल्पना है, डिज़ाइन, सब बच्चों ने किया, बनाया भी बच्चों ने और चलाते भी बच्चे ही हैं। और जब चलाते हैं तो अनुभव होता है, अनुभव से तो फिर कामयाबी होती है। तो जीवन में मैंने ये देखा कि अगर आप में अपने अंदर हो पहल करने की इच्छा शक्ति, इनिशिएटिव टेकिंग, आप अगर हर जगह कोई ना कोई पहल करते हो, या फिर आपके माहौल में है, स्कूल में है, जो आपको पहल करने पे हौसला देती हो,
तो जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो आप एक्शंस करते हैं, जब आप एक्शंस करते हैं तो उससे आपको एक्सपीरियंस होता है, और जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो उस एक्सपीरियंस से आप में कॉन्फिडेंस आती है, और फिर कॉन्फिडेंस हो, ये सब हो तो सक्सेस आ ही जाता है। एंड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। तो इसलिए मैं ये एक मंत्र आप लोगों से कहूँगा, मेरे जीवन का सीखा हुआ, कि टेक इनिशिएटिव्स, नेवर बी द पैसिव spectator. Take initiatives always in your family, among your friends, in your institution. Whatever is wrong, try to right it. Take initiatives. It will help others, but much more it will help you, because initiatives will make you take actions. Actions will bring you experience, and experience will bring you confidence. Confidence doesn't come one fine day in the morning you get up confident. No, confidence comes if you have lot of experience. Experience comes if you have taken lots of actions. Actions you take when you have a spirit of initiative. तो खैर, इस तरह से जब फेलियर्स के साथ काम करने लगा तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, तो फेलियर्स भी चमकने लगे। उनमें से एक जो 5 बार फेल होके आया था, जब उन पे अपने अंदर की जो चिंगारी है वो फूटी, तो वो इतना मेहनत करने लगे, इनिशिएटिव्स लेने लगे कि वो आगे जाकर शिक्षा मंत्री बन गए लद्दाख के। खैर, तो ये था शिक्षा में, और इस स्कूल के ज़रिए हम लद्दाख के पर्यावरण की सारे समस्याएं सुलझाने लगे शिक्षा का उपयोग करते हुए। आपके 8वीं कक्षा में अगर हीट ऊर्जा या गर्मी के बारे में एक विषय है तो उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तो लिखा है, मगर इसको इस्तेमाल कैसे करें। और जब आप इसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो आप ऐसे भवन बना पाते हैं जो सिर्फ सूर्य ऊर्जा से, और भवन भी मिट्टी का, मिट्टी भी मुफ्त है, हर एक के पैरों तले मिट्टी है। कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसके पैरों तले मिट्टी भी ना हो, कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसके सर के ऊपर धूप भी ना हो, और ये दोनों हो। और शिक्षा हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अगर बढ़ाए, तो यही साइंस के चैप्टर का प्रयोग करते हुए आप ऐसे भवन बना सकते हैं जो बाहर -20 या 15 हो तो अंदर +15 या 20 रहे, और गरीब हो अमीर हो सब खुशी से रह पाए। तो ऐसे प्रयोगों से ऐसे समाधान निकलने लगते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, ये जो प्रयोग स्कूल में निकले हुए हैं, इनके कारण जो भवन बने जिससे लोगों के जीवन सुधरने लगता है। तो लद्दाख ठंडा आप मानते हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि मैं सर्दियों में दिल्ली जब भी आता हूं तो मुझे ठंड लगती है, लद्दाख से जब आता हूं, क्योंकि जरा सा विज्ञान का प्रयोग किया और अंदर 15 से 20 है। दिल्ली में बाहर 7 है तो अंदर भी 7 है, तो ऐसे में तो ठिठुरते हैं लोग। मेरे कमरे में इतनी सर्दी कभी नहीं होती है लद्दाख में। तो ये सब हम सुलझाने लगे, ये समस्याएं, कि लोगों की सर्दी की समस्या कैसे सुलझाएं ताकि वो लकड़ी तेल जला जला के अपनी सेहत भी खराब करें, और प्रदूषण इतना कि सारे जीव जंतु परेशान हो जाएं। उसके बाद हम पानी के समस्याएं सुलझाने लगे बच्चों के साथ मिलके, कि पानी कैसे, अब जब ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं तो पानी की कमी हो रही है, खासकर वसंत ऋतु में। तो सर्दियों के पानी को कैसे जमा के रखें ताकि वसंत में जाके वो पिघले, यानी कि कृत्रिम ग्लेशियर्स, जो नैसर्गिक हैं, नेचुरल हैं, वो तो आपकी दुआ से, आपके जिंदगी के कारण दिल्ली और न्यूयॉर्क के क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है कि हमारे ग्लेशियर्स चले जा रहे हैं, मगर हम कैसे खुद अपने स्तर पे कुछ करें। तो उस तरह से हम पानी की समस्याएं सुलझाने लगे। तो ज़रूरत यह है कि हम स्कूल के ही सही, हमें कोई PhD ना भी मिले, एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स ना भी मिले, साधारण ज्ञान से भी हम लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं। तो इसलिए देश को बनाने में मैं ये देखता हूँ कि मैं 2 सतह पे मायूस होता हूँ, आज के देश से मायूस होता हूँ 2 सतह पे। एक तो जैसा युवाओं में, शिक्षा संस्थानों में, IITs हो या जो भी हो, मुझे बहुत बार बुलाते हैं
मैं बहुत मायूस होके वापस आता हूँ जब वो टेक फेस्ट में बुलाते हैं, टेक्निकल फेस्टिवल्स वगैरह में। वहाँ मैं जाके क्या देखता हूँ, वो रोबोट्स को लड़वा रहे हैं, रोबो वॉर्स। हम देखिए, हमने रोबो वॉर्स कराया है, ये हुआ है, वो हुआ है, हमारा एक्सपर्टीज टेक्निकल ये देखिए। कहीं जाता हूँ तो वो ड्रोन रेस करा रहे हैं। ड्रोन्स के रेसिंग और रोबोट्स के जंग लड़वाना, यही समस्याएं रह गई हैं क्या भारत के गाँव के गरीबों की? हाँ, बहुत मायूस होता हूँ कि सारे जो क्रीम ऑफ द कंट्री जिसे कहते हैं, वो लगे हुए हैं ड्रोन्स के रेस और रोबोट्स के वॉर में। ये तो उनका काम है जो अयाशी कर सकते हैं शायद न्यूयॉर्क और लंदन में, जिन्होंने 100 साल से अपने पानी की, खेती की समस्याएं हल कर ली हैं एक स्तर पर। अब वो ड्रोन्स लड़वा सकते हैं और हम नकल करने लग गए उनकी और अपने देश में, जबकि हमारे देश में शौचालय नहीं चल रहे हैं, पानी नहीं चल रहा है, खेती में कहाँ से ये फर्टिलाइजर्स आए, किसान वो नहीं समझ पा रहे हैं और ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं और हम रोबोट्स लड़वा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है ऐसे तकनीकों की, ऐसे विज्ञान की जो लोगों की समस्याएं सुलझाएं और उस तरह से लोगों को खुशहाल करे, साधारण विज्ञान और तकनीक से। एक सतह पर तो मैं ये चाहता हूँ। दूसरे सतह पे और एक गंभीर समस्या है कि ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरे दुनिया की। ये जो रोबोट्स लड़ा रहे हैं न्यूयॉर्क में और लंदन में, वो वही करके दुनिया को तबाही के कागार पे ले आए हैं। इस तरह के कामों से, और जो वो फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर है, कृत्रिम सब कुछ, इन कारणों से आज दुनिया की हालत ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे बड़ी चुनौती आई है। हम आज पर्यावरण का ये हाल है कि जैसा बता रहे थे, 50% जंगल चले गए हैं पिछले 50-100 सालों में। 52%, आप सुन लीजिए, 52% तो जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ वाइप आउट हो चुकी है दुनिया से। ये WWF का आंकड़ा है। 1972 से 1912 के बीच में 40 सालों में 52% जंगली जानवर खत्म हो चुके हैं, जिन्हें बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। खत्म होने में बस 40 साल। समझ सकते हैं आप कि अगर हम सोचे ये न्यूयॉर्क तो बहुत आगे है, लंदन तो आगे है, इनके रास्ते पे हमें भी जाना है, इनके बराबर हमें भी होना है, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। इनके बराबर जाएं तो देखिए क्या हालत किया हुआ है। 52% तो जंगली जानवर गए हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स, लोगों का ही सोचें तो साल में कोई 7 से 10 मिलियन लोग मरते हैं सिर्फ हवा के प्रदूषण से। एयर पोल्यूशन से ही 7 से 10 मिलियन लोग मरते हैं। ये आंकड़ा कितना बड़ा है मैं भी नहीं समझ पाया। बाद में पता चला कि अगर महायुद्धों को देखें, दोनों महायुद्धों को, तो 10 साल में कोई 100 मिलियन लोग मरे। तो एक साल में कितने मरे? 10 मिलियन लगभग। तो भाई एक तीसरा महायुद्ध तो छिड़ चुका है। हम सोचते हैं तीसरा महायुद्ध कहीं भविष्य की बात है, नहीं, ये तो छिड़ चुकी है। जहां इतने लोग मर रहे हैं, इतने जंतु मर रहे हैं, इतने जंगल जा रहे हैं, ये तीसरा महायुद्ध देशों के बीच नहीं, लोगों और प्रकृति के बीच छिड़ चुका है। द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज ऑलरेडी ऑन। और हम सोच रहे हैं कि हम उनकी बराबरी करें तो आज कहते हैं अमेरिकन लाइफस्टाइल के लिए 4.8 प्लैनेट्स चाहिए, 5 धरती प्लैनेट्स चाहिए उनके जैसे लाइफ जीना है। तो भारत और चीन भी वही जिए तो फिर कहाँ से आए ये धरतियाँ? आप समझ सकते हैं ना। तो इसलिए ज़रूरत, अब मैं ये समझता हूँ कि भारत को इन देशों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि भारत को इन देशों को देने की ज़रूरत है जो ज्ञान हमारे पूर्वजों ने सदियों, हज़ारों साल पहले भारत में आई थी। वो आज ज़रूरत है। पहले तो हम खुद उसकी तलाश करें और खुद प्राप्त करें और फिर औरों को भी दें और इस धरती को बचाएं। वो ज्ञान क्या था? उस ज्ञान को मैं कहता हूँ इनर टेक्नोलॉजी, आंतरिक टेक्नोलॉजी। ये जो थी बाहर की, ये गैजेट्स बनाना, मशीनें बनाना, ये बाह्य है। आंतरिक बहुत खूबसूरत थी। ये भारत जहाँ पे योगा, विपश्यना जैसे ज्ञान आए,
उसको मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है न्यूयॉर्क और लंदन की। तो मैं बताऊं आपको क्या आंतरिक हुनर या ज्ञान, छोटे में संक्षिप्त में बताऊं तो महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा, जिससे मैं बहुत प्रभावित होता हूं। उन्होंने कहा, जैसे आप लोग भी कहते होंगे बिजनेस में या किसी भी जीवन में, सक्सेस मॉडल्स, रोल मॉडल्स, कामयाब कौन है, तो उन्होंने कहा फॉर ए ह्यूमन बीइंग इट इज ए ग्रेटर सक्सेस टू conquer a single desire than to fulfill 1000। कामयाब वो है जिसने एक इच्छा, ख्वाहिश भस्म कर ली है, बजाय उसके कि जो 1000 ख्वाहिश पूरी कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं? ये भारत की ज्ञान थी, और हम लगे हुए हैं आज उस ज्ञान के पीछे जो खुशी 1000 ख्वाहिश पूरा करने से पाने में यकीन रखती। यानी कि आप अपने इस सीने में सारी ख्वाहिशें डालते जाएंगे। साइकिल चाहिए तो साइकिल डाल दिया, फिर भी खाली। स्कूटर चाहिए, वो भी डाल दिया, फिर भी खाली। कार चाहिए, वो भी डाल दिया। अब हवाई जहाज चाहिए, वो भी डाल दिया। पता चलता है जिस बाल्टी में डाल रहे हैं उसका तला ही नहीं है, तो वो तो भरेगा ही नहीं। इट्स ए बॉटमलेस बकेट। तो बुद्ध ने जो कहा वो ये था कि ये सब डालने के बजाय अपने तले डाल दो बाल्टी में, तो आप पहले ही दिन से खुश हो, और उससे अमीर कोई हो ही नहीं सकता जिसका कोई इच्छा ना हो। तो ये ज्ञान हमारे पास थी, और इसके तकनीक भी थे। विपश्यना का जो साधना है वो यही है। ये हमारे शिक्षा संस्थानों में सिखाई जानी चाहिए, उसमें हमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिए और दुनिया को ये देनी चाहिए। बल्कि हम उनके पीछे पड़े जाएं जो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर फिर भी ये कम निकले। ये उनकी टेक्नोलॉजी है। ये तो कम ही निकलते रहेंगे, कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपके बकेट में बॉटम नहीं है। बॉटम लगाने की जो तकनीक भारत में आई है उसे आज देने की जरूरत है। अब मैं ये कहूँ तो लोग समझते नहीं, ये क्या बुद्ध की, वेद की, योग की बातें कर रहे हो, ये तो मॉडर्न जमाना है। तो मैं कहता हूँ आप लोग ना अपने मॉडर्न इकोनॉमिक्स को भी फॉलो नहीं करते हो, और तो छोड़ो, बुद्ध और वेदा को तो छोड़िए, आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स को भी तो फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने तो क्या सीखा मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, आपके इंजीनियरिंग पढ़ते हुए मैंने सीखा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप लोगों ने सुना होगा या ज़रूर देखिए। वो कहता है, कितना खूबसूरत है, वो कहते हैं कि आप जब पहला जूता लेते हैं तो आपको संतुष्टि 100% मिलती है, दूसरा लेते हैं तो कम मिलता है, तीसरा लेते हैं तो और कम, चौथा, पांचवा, छठा जब जूता जोड़ा आप लेते हैं तो वो तो पता भी नहीं चलता है। और 21वां जूता हम जब खरीदते हैं, जैसा खरीदते हैं आज के लोग, और उसमें अपनी कामयाबी समझते हैं, तो 21वें जूते में तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, फिर भी आप खरीदते हैं 2 दिन पहनने के लिए। मगर अगर आप यही 21वां जूता जोड़ा किसी ऐसे आदमी को दें जिसके लिए ये पहला जोड़ा होगा, तो संतुष्टि 100% होगी। तो 22वां दीजिए, 23वां दीजिए, 1000वां दीजिए, 1000 गुना 100% संतुष्टि मिल सकता है। ये क्यों नहीं समझ पाते हो? आपके ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स की थियोरी है। अगर ऐसा समझते तो ये इस हाल में नहीं होती धरती, क्योंकि आज हम एक एक आदमी 50 जूते, 50 गाड़ी, बंगले रखने के दौड़ में लगे हैं, और इस दौड़ में हम अपने आप की खुदकुशी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि भारत की जो ये सिद्धांत और भावनाएं हैं त्याग की, त्याग छोड़िए, ऐसे चीजें जिसकी आपको जरूरत ही नहीं, जिससे आप हानि कर रहे हैं औरों का, वो छोड़िए। और क्या होना चाहिए वो भी हमारे भारत के सिद्धांतों में है मध्यम मार्ग। कोई ये नहीं कह सकता कि गरीबी बहुत रोमांचक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीब हो जाएं दोबारा से, गरीबी अच्छी नहीं है, मगर एक्स्ट्रावेगेंस भी उतनी ही बदसूरत है जितनी की गरीबी है, जो कि आज हम देख रहे हैं। तो
मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ इज अ ग्रेट वे। क्यों ना हम दुनिया को ये सिखाएं बजाय इसके कि उनके पीछे पड़ें। तो इसलिए हमने कहा ये जो त्याग की भावना है उसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और शायद दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। अब जब हम लद्दाख में छोटे मोटे बदलाव लाने लगे, कृत्रिम ग्लेशियर वगैरह, हमने सोचा ये सब बहुत छोटे हैं, हो सके तो बदलना होगा दुनिया को, तभी कुछ बदलेगा, वरना हम वहाँ कुछ भी कर लें, यहाँ दिल्ली में, यहाँ लंदन में लोग जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए तो हमारा तो हानि पहले होगी, आपकी भी ज़्यादा देर नहीं लगी। तो इसलिए 3-4 महीने पहले हमने गांधी जी के एक जो उन्होंने कहा है सिंप्लिसिटी के बारे में, लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव, इसको हमने एक वैश्विक स्तर पर एक अभियान के रूप में आई लिव सिंपली मूवमेंट या अभियान छेड़ा, जिसके बारे में बताते हुए मैं इस अंत करना चाहूँगा। ये आई लिव सिंपली एक तरह से देखें तो युवाओं में जिनको उपदेश सुनने की क्षमता नहीं है, तो उनमें एक फन तरीके से लिविंग सिंपली को फैशनेबल बनाना, और वो भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह बनाने की, जहां आप योगदान दे सकते हैं, पैसों की नहीं, अपने जीवन शैली बदल कर। और त्याग जिसे हम कहते हैं, वो फिर बच्चे त्याग ये सब क्या लगा रखा है, त्याग को हम मॉडर्नाइज कैसे करें। एक छोटी सी वीडियो है आई लिव सिंपली, कैसे हम युवाओं में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना आप लोगों में से बहुतों ने आई लिव सिंपली में प्रतिज्ञाएं की हैं, प्लेज लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं अंत में आपसे एक क्या संदेश देना चाहूँगा। आई लिव सिंपली का ये वीडियो हम देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं तब तक थोड़ा बताऊं आपको। आपने क्राउड फंडिंग अगर सुना हो तो ये एक तरह का ये कैंपेन होता है जिसमें आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सारे लोगों का इंटरनेट के माध्यम से योगदान मांगते हैं। ज़्यादातर योगदान पैसे में मांगा जाता है, कोई भी चीज़ जो समाज के लिए हो या अपने लिए हो या आपके बिजनेस के लिए हो, उसके लिए धन इकट्ठा करने में। तो इसमें क्राउड फंडिंग है मगर बहुत ही अलग का, पैसे का कोई लेना देना नहीं। चलिए। Hi, this is Sonam Wangchuk from a very windy Ladakhi afternoon. Let me show you this valley where I am. It's called the Phyang Valley, where we are building an alternative university for mountain development and climate change adaptation. The sad story of this valley is that in 2006 there was a devastating flash flood which took many lives and washed away many farms, fields and houses. When we asked people, when was the last time you had seen such flash floods, the answer was, we don't remember. The next flash flood was in 2010, and the next 2015, and the next 2017. The mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. For the last 30 years, together with my team, we have been struggling, or rather playing, in these mountains with earth, sun, ice and fire to help climate change mitigation and adaptation. With my team, I have been designing and building many institutions, all run on solar energy, using the sun for space heating, cooking, pumping, lighting and so on. Of late, we have been building ice stupa, which is a form of artificial baby glaciers that store the water from the winter in the form of large ice cones till the springtime when farmers need water the most. But today we feel that all these innovations are just small fixes that will get us nowhere if the world goes on with business as usual with their high-tech lives and polluting lifestyles. Today, on the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, who epitomized simple living, we want to start a global movement starting from the mountains of Ladakh to appeal to the people of the world to please live simply
so that we in the mountains may simply live. But how do we reach out to the people of the world? Well, that's where we need your help. We're planning to start a major campaign, a uniquely innovative crowdfunding campaign around New Year this year, where people of the world will contribute not in money. In any case, the planet doesn't need money. It needs changes in lifestyle and behavior. So people can contribute by pledging lifestyle change, and the site will tell them how much worth in dollars or rupees they are contributing. For example, a pledge to not use single-use plastic could amount to a contribution of, say, $1,000. Similarly, other behavior changes like choosing trains instead of flights, stairs instead of elevators, bicycles instead of cars, or a pledge to go vegetarian and planting trees will be evaluated by the site, and a total global contribution will be worked out around the new year 2020, which may run into trillions of dollars. Partner organizations are expected to develop apps, games, websites, and start city clubs around the idea to make it easy and fun for everyone, especially children, to join this movement. So while the main campaign will happen around New Year, in this first phase, we're appealing for partnerships from climate scientists, environmental organizations, government bodies, schools, universities, app and game developers, passionate individuals, and influencers and celebrities. We appeal to you to please connect with us so that we can design and build an effective movement by New Year this year. Please live simply. So we may simply live. Please live simply. So we may simply live. Please live simply. So we may simply live. And as we greet and bid farewell in Ladakh, we say Jule. Jule! तो धन्यवाद। तो सादगी के इस अभियान में त्याग का मतलब कोई बड़ा त्याग नहीं है कि आप घर त्याग के हिमालय में चले जाएं। आप अपने घर पे छोटा सा त्याग, प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाने का, प्लास्टिक बॉटल का त्याग कर लें, वो भी बहुत बड़ा त्याग है। आप जहां हो सके मेट्रो में जाएं, गाड़ी से ना जाएं। बहुत आपके दिल्ली के तो बहुत ही अच्छा है मेट्रो में, अभी मेट्रो से ही आया, मैं हर समय चलता हूं। और गाड़ी को त्याग करना छोटा सा है, मगर लाखों करोड़ों लोग करें तो बहुत बड़ा असर हो सकता है। उसी तरह मैंने कपड़ों को इस्त्री करना, आयरनिंग का त्याग कर दिया, और वैसे भी उससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये तो त्याग भी नहीं है। कुछ क्रीजेस रह जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। मैं कपड़ों को इस्त्री नहीं करता हूं, क्योंकि इस्त्री करने में 1 घंटे के इस्त्री में किसी गांव के घर में 4 दिन की बिजली आ सकती है, रोशनी आ सकती है। तो क्यों हम इसमें लगा दें। और वैसे भी आपके फटे हुए जीन्स से तो मेरा बिना आयरनिंग का कपड़ा ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो आप न्यूयॉर्क वाला कोई करे तो आप जीन्स को भी फाड़ने में तैयार हैं। अपने देश का कोई करे तो क्यों ना हम अनआयरन लुक्स को फैशन बनाएं। ये फैशन किसी काम का होगा, उसमें तो काटने में भी एनर्जी लगता है। तो इसी तरह आप कोई भी त्याग, आप वेजिटेरियन हो सकते हैं, उससे तो बहुत असर होता है। उस तरह से छोटे बड़े जितने भी त्याग करें, उससे ये धरती सांस ले पाएगी। और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे प्रतिज्ञाएं करेंगे।